मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी बात चल रही थी जैवलॉन्सी आरेख की। जैवलॉन्सी आरेख के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि फोटोकेमिकल फोटोफिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, सिंगलेट या ट्रिपलेट अवस्था जो हमारी होती है जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके या प्रकाश विकिरण को ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में वो कैसे सिंगलेट से सिंगलेट में जाता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा लिटरेरी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ कि जो जैवलॉन्स की आरेख होता है उसमें हमने दो चीज़ें बताई थी। एक तो होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसके अंदर बताई थी, इसको बोलते हैं बहुलता। ठीक है, स्पिन बहुलता जिसको हिंदी में बोला जाता है। देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक होती है सिंगलेट और दूसरी मैंने बताई थी ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट का मतलब होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन्स या तो पेयर्ड हो या इन दोनों का जो स्पिन रोटेशन या स्पिन मोशन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्लस हाफ और इसका क्या हो जाएगा माइनस हाफ। तो ओवरऑल जो स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी 0 और अपने पास 2s + 1 की जो वैल्यू आई थी वो क्या आ जाएगी 1। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसका मतलब हो गया स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1 और अपने पास में 2s + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ट्रिपलेट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जबकि सिंगलेट के अंदर एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, अब इतनी बात हमने की थी, उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारे पास में जो जैवलॉन्स की आरेख बना हुआ है S0 जो हमारी होती है वो मूल एकक अवस्था होती है। S0 क्या होती है, मूल एकक अवस्था। S1 को बोलते हैं प्राथमिक एकक अवस्था, S2 हो जाएगा द्वितीयक एकक अवस्था और S3 हो जाएगा तृतीयक एकक अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन एकक अवस्थाओं के बाद में बात करते हैं हमारी ट्रिपलेट वाली। जो T1 है वो है आपकी प्राथमिक त्रिक अवस्था, T2 आपकी हो जाएगी द्वितीयक त्रिक अवस्था और T3 हो जाएगा आपका तृतीयक त्रिक अवस्था। ठीक है, अब ये तीनों बातें हमारे पास में होगी। S0 क्या होता है मूल एकक अवस्था, S1 हो गया प्राथमिक एकक अवस्था, द्वितीयक एकक अवस्था और तृतीयक एकक अवस्था। S इधर हो गया T1 हो गया आपका प्राथमिक त्रिक अवस्था, द्वितीयक त्रिक अवस्था और तृतीयक त्रिक अवस्था। देखिए, अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। देखिए, ये S0 के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर है। जब इसको एनर्जी दी जाती है, H हमने इसको दिया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर चला जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसी स्पिन में रहेगा, यानी कि इसी के अपोजिट स्पिन के अंदर ही रहेगा, तभी वो सिंगलेट कहलाएगा। अगर इससे अपोजिट स्पिन में न जाकर इससे सेम पैरेलल स्पिन में चला जाएगा तो वो T1 यानी कि आपकी त्रिक अवस्था के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये S0 हो गया। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के अंदर है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं, H प्रकाश हमने इसको दिया तो यहाँ से एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए S1 में चला गया, लेकिन ये इसकी स्पिन जो अपोजिट है एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपोजिट स्पिन के अंदर ही ऊपर चला जाता है। एनर्जी मिली इसलिए ऊपर जाना नेसेसरी है, जब ऊपर जाता है तो यहाँ कुछ देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकता है। जब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकता है तो S1 के अंदर ये अपोजिट स्पिन में जाता है, यानी कि सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है, मूल एकक अवस्था से प्राथमिक एकक अवस्था में जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूल एकक अवस्था के अंदर इस कंडीशन में न जाके एक त्रिक अवस्था जो आती है उसके अंदर पैरेलल चले जाते हैं। जैसे ये था वैसे का वैसा ही इस अपोजिट स्पिन शो कर देता है, यानी कि जो यहाँ पे जो स्पिन आ रही थी वो -½ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन रह जाएगी इसके त्रिक अवस्था में वो +½ हो जाएगी और ये त्रिक एकक अवस्था दर्शाना शुरू कर देगा।
यानी कि इसके अंदर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन दोनों एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन और मूल अवस्था में रहा इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जबकि आपकी सिंगलेट अवस्था में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन वो शो करते हैं। इतनी बात हमारी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ तक हो गया था। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को जो शो करते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ना होकर क्या होंगे, इसके ये पैरेलल होगा। अब बात करती हूँ मैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन S0 से S1 में जाता है या S0 से S2 में या S0 से S3 के अंदर जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाती है वैसे वैसे वो ऊपर जाता जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी कि वो एनर्जी को ग्रहण करता जाता है। कुछ देर हायर स्टेज में रहने के बाद में वो वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन S3 से S2 में आता है या S2 से S1 में आता है या S1 से S0 में आता है तो बहुत सारे इंटरचेंजेस होते हैं। जैसे S3 से S2 में आ रहा है तो वहां पे एक IC लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। क्या मतलब होता है इसका, इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। और इंटरनल जो कन्वर्जन आपके पास में इसमें हो रहा है उसके साथ साथ में एक और काम हो रहा है। इंटरनल कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है, S3 से और S2 के अंदर, यानी कि कहाँ कहाँ से लिख सकते हैं, IC जो हो रहा है इसमें वो S3 से S2 के बीच में भी हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है, S2 से S1 के बीच में भी हो रहा है। S3 से S2 और S2 से S1 के बीच में जो हो रहा है वो इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। अब देखिए कई कंडीशंस ऐसे होती हैं, जैसे मान लो आपने सिंगलेट की तृतीयक अवस्था होती है वो ISC यानी कि ISC के थ्रू एकक अवस्था त्रिक अवस्था में चेंज होती है। सिमिलरली है थोड़ा सा, जो IC होता है जिसके अंदर ऊपर की अवस्था से नीचे की अवस्था में जो आता है प्रक्रम, S2 से आपका सिंपली चीज़ हो गया, S3 से S2 में आ गया या फिर आपके पास में S2 से S1 में आ गया, तो ये जो हमारे चेंजेज होते हैं वो विकिरण रहित होते हैं। कैसे होते हैं, विकिरण रहित, नॉन रेडिएटिव होते हैं। लेकिन जैसे इसी तरीके से ISC का मतलब होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब है सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाने के लिए भी विकिरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंपल सी ऊर्जा का थोड़ा सा हास हो जाता है और वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाती है। ठीक है, अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से क्या होगा, S3 से किस में जाएगा, T3 में। तो S3 से कहाँ जा रहा है, T3 में। S2 से कहाँ जा रहा है, T2 में। S1 से कहाँ जा रहा है, T1 के अंदर। तो ये सारे के सारे तीनों आपके पास में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आ गई। तो इंटर ISC क्या हो जाएगी, S3 से T3, S2 से T2 और S1 से T1। IC भी आ गया और ISC भी आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होता है S1 से S0 में, ये जो मैंने लिख रखा है S1 से S0 में, जब S1 से S0 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन वापस जाता है तो वहाँ पे कुछ देर के लिए थोड़ा सा उसमें तत्पश्चात यानी कि स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होती है। S1 में रहने के पश्चात इलेक्ट्रॉन मूव करता है S0 में, तो वो जब नीचे आता है तो वो रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन होता है, रेडिएटिव, S1 से S0। तो फ्लूरोसेंस, FLUORE, फ्लूरोसेंस जो होता है वो S1 से S0 होगा। और दूसरा मैंने लिखा है फॉस्फोरेसेंस, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस वो होगा T1 से S0 के अंदर होगा। अब देखो मैंने फ्लूरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं दो चीज़ें, हमारे जेबलोन्स की आरेख ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब जेबलोन्स की आरेख के अंदर चार चीज़ें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है। पहली इंपॉर्टेंट IC क्या होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ISC क्या होता है, तीसरा हमारे पास में फ्लूरोसेंस क्या होता है और चौथा हमारे पास में फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। देखो जेबलोन्स की आरेख के अंदर दो तरीके के ट्रांजिशंस होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशंस होते हैं, एक होता है रेडिएटिव और दूसरा होता है नॉन रेडिएटिव। देखो एक होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। ठीक है,
नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, देखो जब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर विकिरण नहीं निकलते, केवल और केवल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा इमिट होती है, ठीक है, एनर्जी या आपका हीट जो होती है वो इमिट होती है। देखो इसमें सक्रिय अणु होता है वो उच्च उत्तेजित अवस्था, उच्च उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो गया, आपके पास में यहाँ पे S3 है, S2 है, T3 है, T2 है, ये सारे के सारे क्या हैं, उच्च उत्तेजित अवस्थाएं हैं। इनसे प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 में जाओ या T1 में जाओ, अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सक्रिय अणु आता है, तो इनके संक्रमण में किसी भी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, कोई भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए इन्हें विकिरण रहित संक्रमण या अनुत्सर्जन, विकिरण रहित संक्रमण या अनुत्सर्जन अभिक्रियाएं या संक्रमण कहते हैं। देखिए सक्रिय अणु की ऊर्जा जो होती है अणुओं के कोलिजन से इफेक्ट होती है, यानी कि जब सक्रिय अणु होते हैं वो ऊर्जा को अणुओं के संगठन से ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देते हैं, और वो आंतरिक जो रूपांतरण होता है वो कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। आंतरिक रूपांतरण जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन। और इंटरनल कन्वर्जन के अंदर मैं आपको पहले भी बताया था Sn से कहाँ आ रहे हैं, जहाँ डायरेक्टली S1 के अंदर आ रहे हैं। जो अणु का उत्सर्जन होता है वो दूसरे प्रक्रम में अंतःतंत्र लंघन, अंतःतंत्र लंघन मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा भी होता है। इसके अंदर भी विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है, केवल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और लेकिन इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये अलग अलग बहुलता वाले अवस्था में संक्रमण को शो करता है, यानी कि सिंगलेट से किस में जा रहा है, ट्रिपलेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जाएगा, S2 से T2 में जाएगा, S1 से T1 में जाएगा, S3 से T3 के अंदर जाएगा। इसके अंदर बहुत आपका जो टाइम होता है वो टाइम का ड्यूरेशन 10 की पावर 10 टू पावर -9 से 10 टू पावर -2 सेकेंड्स का टाइम इसके अंदर लगता है। किसके अंदर, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, या जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतःतंत्र लंघन, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारा कम टाइम लगता है, 10 की पावर -9 सेकंड से लेकर 10 की पावर -2 सेकंड तक का इसमें टाइम लगता है। अब मैं बात करती हूँ, इसके अंदर तो आ गया आपका IC और ISC। अब बात करते हैं रेडिएटिव की, रेडिएटिव ट्रांजिशंस। रेडिएटिव ट्रांजिशंस के अंदर अब क्या आपके आते हैं, फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस, पहले हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस की। फ्लोरोसेंस जिसको हम बोलते हैं प्रतिदीप्ति, क्या बोला जाता है, प्रतिदीप्ति संक्रमण, जो आप बोलना चाहो तो प्रतिदीप्ति इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस को। देखो वे संक्रमण जिनके सक्रिय अणु एकक उत्तेजित अवस्था S1 से आपकी त्रिक उत्तेजित अवस्था या T1 से मूल एकक अवस्था S0 में आ जाता है, तो उत्सर्जन आपका जो ऊर्जा के विकिरण के रूप में होता है वो आपका क्या कहलाता है, फ्लोरोसेंस। ये लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, हमको धीरे से क्या इजीली वे में क्या समझते हैं कि जब अणु S1 से कहाँ आ रहा है, S0 में, S1 से कहाँ आ रहा है, S0 के अंदर आपका अणु सीधा जो हमारे मूल एकक अवस्था में आ जाता है, S0 में आ जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहा जाता है। प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस इस चीज को बोला जाता है। प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस जब इस S1 से S0 के अंदर फ्लोरोसेंस जब आता है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस तात्क्षणिक होती है, तात्क्षणिक होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। इसके अंदर 10 टू पावर -8 सेकंड्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 10 टू पावर -8 सेकंड्स का टाइम लगता है। संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण जो होते हैं वो प्रतिदीप्ति कहलाती है। अब देखो इसमें एक जैसी बहुलता अवस्था से विकिरणों का संक्रमण होता है, अर्थात उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में। S1 तो क्या आपकी उत्तेजित अवस्था और S0 क्या है आपकी मूल अवस्था। उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में विकिरण का उत्सर्जन होता है, जिसको प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहते हैं। देखिए S1
S1 से S0 के अंदर जब ये उत्सर्जन होता है, अगर हम इस बीच में प्रकाश स्रोत को बंद कर दें, अगर हम इस बीच में प्रकाश स्रोत को बंद कर दें तो विकिरणों का जो उत्सर्जन है वो तुरंत बंद हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने बताया है, तात्क्षणिक रूप से इसके अंदर प्रक्रिया होती है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन स्फुरदीप्ति में ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रकाश स्रोत को बंद करते हैं तो कुछ देर के पश्चात विकिरणों का उत्सर्जन चलता रहता है और थोड़ी देर बाद में बंद होता है। देखिए इसका लाइफ टाइम मैंने बताया 10⁻⁸ सेकेंड, जबकि स्फुरदीप्ति हमारी जो फॉस्फोरेसेंस की बात करें, फॉस्फोरेसेंस जिसको हम बोलते हैं स्फुरदीप्ति। अब ये स्फुरदीप्ति क्या होती है? देखो स्फुरदीप्ति का मतलब होता है जब ISC के द्वारा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा S1 से T1 में जाकर कोई इलेक्ट्रॉन T1 त्रिक उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था, कहाँ पे? T1 से कहाँ जा रहा है? S0 मूल अवस्था के अंदर चला जाता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के माध्यम से होता है। तो विकिरण के माध्यम से होने के कारण ये कौन सा उत्सर्जन हो गया? स्फुरदीप्ति या रेडिएटिव आपका ट्रांजिशंस हो गया। ठीक है, अब अलग अलग बहुलता अवस्था में विकिरणों का संक्रमण त्रिक उत्तेजित अवस्था से मूल एकक अवस्था में हो जाता है। विकिरणों का उत्सर्जन के अंदर जितना भी टाइम लगता है, देखो फ्लोरोसेंस में लगा था 10⁻⁸ सेकेंड्स, जबकि आपके फास्फोरेसेंस में लगता है 10⁻³ सेकेंड्स का टाइम लगता है, फॉस्फोरेसेंस और ये फ्लोरोसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस के अंदर जो हमने पहले भी बताया था कि फ्लोरोसेंस जो होता है या उसके अंदर तो प्रकाश स्रोत को बंद करते ही आपका जो प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन है वो तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन जो फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। प्रकाश स्रोत को बंद करने के पश्चात भी कुछ देर तक विकिरणों का उत्सर्जन चलता रहता है। अब दोनों में हम बहुत सारे डिफरेंसेस कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस होता है तात्क्षणिक होता है, आपका फॉस्फोरेसेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्लोरोसेंस में आपकी मूल एकक अवस्था से, आपकी जो प्राथमिक एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है और यहाँ से S1 से S0 में जाने में विकिरण का उत्सर्जन होता है। जबकि इसमें क्या होता है? प्राथमिक त्रिक अवस्था से मूल एकक अवस्था के अंदर आने के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहाँ पे विकिरणों का उत्सर्जन होता है। फ्लोरोसेंस जो होता है उसके अंदर 10⁻⁸ सेकेंड लगते हैं, यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड का टाइम लगता है। जो फ्लोरोसेंस होता है वो सिंपली हम कहें कि सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर हो रहा है, लेकिन जो आपका फॉस्फोरेसेंस है वो ट्रिपलेट से किस में हो रहा है? सिंगलेट के अंदर हो रहा है। फ्लोरोसेंस जो होता है वो प्रकाश स्रोत बंद करने के पश्चात तुरंत ही विकिरणों का उत्सर्जन करके बंद हो जाता है, और फॉस्फोरेसेंस जो होते हैं वो विकिरणों का यानी कि प्रकाश स्रोत को हमने बंद कर दिया तो भी विकिरणों का उत्सर्जन उसमें थोड़ी देर तक चलता रहता है। या सिंपली हम कह सकते हैं दोनों के अंदर क्या होता है कि देरी से हुआ फ्लोरोसेंस, देरी से प्राप्त प्रतिदीप्ति, देरी से प्राप्त यानी कि थोड़ा सा टाइम लगने के बाद में प्राप्त प्रतिदीप्ति जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस कहलाती है। तो ये था आपका जैवलॉन्स की आरेख और उसके अंदर होने वाली प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एब्जॉर्बेशन कहाँ होता है, सिंगलेट अवस्था क्या होती है, ट्रिपलेट अवस्था क्या होती है, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, कहाँ से कहाँ इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग होती है, कहाँ से कहाँ तक आपका इंटरनल कन्वर्जन होता है, फ्लोरोसेंस किसको कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस किसको कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहाँ होता है, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कौन से रेडिएटिव होते हैं, कौन से नॉन रेडिएटिव होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्रकाश संवेदन अभिक्रिया आएगा, जो आपकी बेसिक 3rd ईयर के लिए फोटोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं। और उसके अंदर हम दो चीजों का एग्जाम्पल के रूप में काम में करेंगे, एक होता है अपना मरकरी और दूसरा होता है कैडमियम। दोनों की ही वाष्प जो होती है वो संवेदक का कार्य करती है, वो जो होती है वो संवेदक का कार्य करती है। प्रकाश को संवेदन जानते हो आप, संवेदक का कार्य करती है, यानी कि सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटाइजर का काम करते हैं। देखिए अब ये जो हमारा जैवलॉन्स की आरेख था, कल की क्लास में और आज की क्लास में, दोनों क्लासेस में मैंने जैवलॉन्स की आरेख को डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।